नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे हिंदी की युवा एवं चर्चित रचनाकार आकांक्षा पारेख काशिप जी की कहानी 3। तो आइए सुनते हैं कहानी। वह अपनी कहानी सुनाकर ऐसे चली गई थी जैसे कोई बच्चों का दिल बहलाने के लिए परियों की कहानी सुना दे। उसके जाने के बाद भी शरीर पर खड़े रोंगटे बता रहे थे, मैं अब तक सहज नहीं हो पाई हूं। सन्नाटा धीरे धीरे कमरे से बाहर सरक रहा था और बाहर की आवाजाही की आवाजें भीतर घर कर रही थीं। शाम ने सूरज को उतारकर बालकनी के पीछे वाले पेड़ पर टांग दिया था। जब चिड़ियाएं घर लौट गईं और बल्ब के जुगनू टिमटिमाने लगे तो महसूस हुआ कि कमरे को इससे ज्यादा रोशनी की जरूरत है। शीशे के दरवाजों पर पर्दा नहीं था, इसलिए अंधेरे का तुरंत एहसास नहीं हुआ। लगा वह अंधेरे में भी फुसफुसा रही है, किसी से कहना नहीं दीदी, बहुत खतरा है हमारी जान को। हमारा तो कुछ नहीं, टीना के बच्चा होने वाला है, उसे कुछ हो गया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। तुम तो बहुत हिम्मती हो। थोड़ी देर पहले मेरा कहा गया वाक्य हवा में अभी भी तैर रहा था। हिम्मती कहाँ दीदी, हिम्मत होती तो सरिया पेट में घुसाकर घुमा न देते उस पापी के। धनवती, ये हिम्मत थोड़े ही हुई, ये तो क्रूरता है। मुझे लगा उसके हाथ में वह अदृश्य सरिया अब भी है, बस उसे अपने ससुर के पेट में घुमाने की देर है। और वो तो जैसे हमें बड़े फूलों की सेज पर रखे थे ना, जो हम ऐसा कराते तो क्रूरता होती। सेज, बहुत देर तक यह शब्द मेरे अंदर खटकता रहा। कहाँ सुना है मैंने इसी अंदाज में यह शब्द, सेज। कुछ तो है इस शब्द में। मैंने अपनी पूरी चेतना को झिंझोर डाला, याददाश्त को मत दिया, पर सेज की पुनरावृत्ति थी कि कुछ सोचने ही नहीं दे रही थी। मेरी आंखें बंद हुईं और न जाने कैसे पुष्पा बुआ का चेहरा बिजली की तरह कौंध गया। भाभी, सजी हुई सेज पर मैंने नरक भोगा है पहले दिन, पुष्पा बुआ माँ को कह रही थी। माँ चुपचाप सुन रही थी। बुआ ने कम से कम 10 दफे सेज शब्द बोला होगा। मैंने बाकी शब्दों के अर्थ अपनी तरह से निकाल लिए थे। नरक तो मुझे बहुत दिन से पता था। बड़ी ताई दादी को कहती थी, सरग नरक सब यही है माई। तुमने हमारे साथ कम किया जो बिना नरक भोगे यहां से चली जाओगी। खटिया पर लेटे लेटे दादी की कोर भीग जाती और आंखों से पानी बहकर चीकट तकिए में समा जाता। दादी को जब भी हिलना डुलना होता तब वह गो गो की आवाज निकालती और ताई जब फुर्सत होती तब उनके पास पहुंचती। मुझे उस उम्र में ही पता चल गया था कि खटिया पर लेटे रहना, अपना कोई काम न कर सकना ही दरअसल नरक है, पर सेज का जिक्र किसी ने कभी नहीं किया। उस दिन के बाद पुष्पा बुआ ने भी नहीं। वो लोग तुम्हें बहुत मारते थे क्या? मैंने फूलों की सेज वाली बात सुनकर धनवती से पूछा था। मारते थे? मारते थे मतलब क्या दीदी? बस मार नहीं डालते थे यह कहो। वह अदृश्य सरिया अब भी उसके हाथ में लहरा रहा था। जब भी उसकी सांवली बांह लहराती, उसका जय काली मैया वाला गोदना आंखों के सामने आता। वह जितनी बार बांह लहराती उतनी बार मैं मन ही मन पढ़ती, जय काली मैया। पर मुझमें न काली मैया जैसा बल आया, न धनवती जैसा साहस। कल फिर आने की ताकीद के साथ टखने तक ऊंची साड़ी, बालों में दर्जनों क्लिप और काली मैया के जयकारे वाली बांह ने दरवाजा खोला और धनवती तेजी से बाहर निकल गई। अपने साथ लाई कपड़ों की पोटली वह वहीं कोने में छोड़ गई थी। छोटे छोटे पीले फूलों वाले चौकोर टुकड़े में कुछ कपड़े बंधे हुए कुनमुना रहे थे। मैं उसे समझा ही नहीं पाई कि कल आने से भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मैं समाधान से नहीं समस्याओं से प्रेम करती हूँ। मेरे लिए अनिर्णय की स्थिति ही निर्णय है। मैं फैसला नहीं लेती, जब जैसा हो जाता है तब उसी में जी लिया करती हूँ। जब भी मुझसे मदद मांगी गई है, मैंने पलायन की योजनाएं बनाई हैं। ऐसी एक पोटली बरसों मेरे सीने पर रखी रही थी। मुझे निशा याद हो आई। मैं अपने कपड़े इस्त्री करने के बहाने शंकर के यहाँ छोड़ दूंगी। तू वो कपड़े लेकर मुझे कॉलेज में दे देना।
मैं अमित के साथ जा रही हूं घर छोड़कर, फिर हम शादी कर लेंगे। निशा ने बहुत उत्साह से मुझसे कहा था जब मैं कॉलेज में थी। उसे जाना था सो वह चली गई बिना कपड़े लिए। मैं उस दिन जानबूझकर कॉलेज ही नहीं गई। पता नहीं फिर शंकर के यहाँ वाले उसके कपड़ों का क्या हुआ। शंकर ने उसके घर कपड़े पहुंचा दिए होंगे, ऐसा मैं सोचती थी। उसके बाद मैं उसके घर भी कभी नहीं गई। जब भी मुझे वह पोटली याद आती, मैं सोचती थी उसे परिवार छोड़ने का दुख ज्यादा होता होगा या अपने कपड़ों का। सालों बाद निशा मुझे मिली थी, लेकिन उसने कोई शिकायत नहीं की, बल्कि ऐसे बात की जैसे कुछ हुआ ही न हो। वह फिर मिलने लगी और इस बार उसने मुझ पर पहले से भी ज्यादा भरोसा किया। इस बार उसके भरोसे की पोटली प्रेम पत्रों में बदल गई थी। उसके दफ्तर में कोई था जो निशा को प्रेम पत्र लिखा करता था। अमित अब उसका वैसा ख्याल नहीं रखता। शायद वह किसी और के साथ भी रहने लगा था। इसलिए निशा की पूंजी अमित के बजाय वो प्रेम पत्र बन गए थे जो उसका सहकर्मी लिख रहा था। ये चिट्ठियां अमित के हाथ नहीं लगना चाहिए, उसने ताकीद की थी। लेकिन उसे पता चल गया तो? जब तक कोई विश्वासघात न करे किसी को कुछ पता नहीं चलता। उसकी चिट्ठियों की छोटी सी पोटली मेरे हाथ में देखकर निशा अपनी ऊंची एड़ी के सैंडल के बावजूद तेजी से भाग गई थी। जाते हुए उसकी आंखों ने जो कहा था उसका मतलब बहुत सीधा था। कपड़े बाजार में बहुत मिलते हैं, प्रेम पत्र नहीं। उसकी निगाह के खबरदार को जब तक मैंने पकड़ा वह मुड़ गई। धनवती की पोटली निशा की पोटली से बड़ी थी। निशा ने दोनों वक्त मुझे निर्जीव चीजों की जिम्मेदारी सौंपी थी। धनवती मुझे जीती जागती लड़की सौंपना चाहती थी, वह भी उम्मीदों से भरी। धनवती मेरे यहाँ खाना बनाती है, इसके सिवा मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं, पर कुछ तो है जो मुझे उससे जोड़े रखता है। मैं सोच रही थी कि मेरे जीवन के सिरे ऐसे लोगों से ही क्यों जुड़ते हैं जो जीवन में दुस्साहस की पूरी रसद लिए चलते हैं, जबकि मुझ में सामान्य साहस भी नहीं। लेकिन तुम तो पहले इतना बड़ा काम कर चुकी हो जो मैं तो सोच भी नहीं सकती। अब तुम्हें मेरी जरूरत क्यों है? मां ने कभी पुष्पा नाम की उस लड़की से और मैंने निशा और धनवती से अलग वक्त में अलग ढंग से यह सवाल पूछा था। पर सवाल वही था, हर अर्थ में दुस्साहसी लोगों का कायर लोगों से मदद मांगना। लोग हमेशा कहते थे कि मैं मां की तरह हूं, मां की भांति। हम दोनों के सवाल एक से होते हैं और दोनों के पास ही कभी जवाब नहीं होते आश्चर्यजनक रूप से। लेकिन पुष्पा मां को कहती थी, मैं तुम पर विश्वास करती हूं क्योंकि तुम कायर हो, विश्वासघाती नहीं। निशा मां से नहीं मिली, मां ने धनवती को नहीं देखा। धनवती निशा या मां के बारे में कुछ नहीं जानती। फिर भी इन सबको लगता है कि मैं कायर हूं, विश्वासघाती नहीं। धनवती अपनी कहानी नहीं सुनाती, विद्रोह सुनाती है। उसके विचार हवा को सुलगा देते हैं। वह आती है तो लगता है ऊर्जा का नया ज्वार आ गया है। मेरी पढ़ाई का गर्व, समाज के नियम की दुहाई, सब उसकी बांह पर गुदे जय काली मैया में खो जाता है। गुदने का नीला रंग मुझे उसकी पूरी देह पर दिखाई देता है। देह नीली कर देता था दीदी, उसके यह कहने से भी पहले। मैं बहुत सोचती हूं, पर मुझे सिर्फ कंठ नीला किए नीलकंठ के समकक्ष धनवती की नीली देह के लिए कोई बेजोड़ उपमा नहीं सूझती। उसकी ठोड़ी पर 3 बिंदियां स्थायी रूप से रहती हैं, जैसे उसकी काली मैया। वह हंसती है तो उसके पान से रंगे दांत उससे ज्यादा हंसते हैं। पान खाती पुष्पा के सिर्फ दांत ही नहीं हंसते, उसकी पूरी देह हंसती है। तुम पान कब से खाने लगी पुष्पा? मां ने पूछा था तो उस लड़की, जिसे अब बुआ कहने की सख्त मनाही हो गई थी, ने पीक थोके बिना 4 उंगलियां दिखा दी थीं। उसकी पूरी देह मुस्कुरा दी अपनी भाभी को असमंजस में देखकर। 4 तो कुछ भी हो सकता है ना, दिन महीने साल। पीक थोक कर वह पूछती है, भाभी आपको डर नहीं लगता कोई मेरे साथ देख ले तो? लगता है। तो फिर क्यों चली आती हो? तुम बुलाना जो नहीं छोड़ती।
तुम इतने भरोसे से बुलाती हो तो चली आती हूँ, पता नहीं कब तक आ पाऊंगी। एक टिटहरी कर्कश सी आवाज करती उस पार निकल जाती है। कहीं पर दो बिल्लियों के झगड़ने की आवाज आती है। विश्वास रखने के लिए चली आई कायर माँ कहती हैं, आज कुछ भी शकुन ठीक नहीं बैठा रानी। कौन जाने ये आखिरी मुलाकात हो। क्यों, इसने किसी से कह दिया क्या? अरे नहीं, घर में किसी से बात नहीं करती। थोड़ी डरपोक है, पर बात कभी इधर की उधर नहीं करती। एक डरपोक दूसरे डरपोक का परिचय शायद ऐसे ही कराता है। मैं कई साल पीछे चली जाती हूँ, फ्रॉक पहनने की उम्र वाली दुनिया में। ओह, तो क्या डरपोक होने की वजह से मैंने कभी किसी को नहीं बताया कि रात को पुष्पा बुआ के कपड़ों की पोटली माँ ने ही छत से फेंकी थी। डर की वजह से ही मैंने पुलिस के सामने भी नहीं कहा कि घर के जो जेवर चोरी हुए हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ इस घर की लड़की जिसका नाम पुष्पा है उसका हाथ है। पुष्पा नाम की उस लड़की की शादी जब हुई तो वह खिली हुई दुल्हन थी और लौटी तो मुरझाई हुई पत्नी बनकर। फिर बाद में वह विद्रोही अप्सरा में बदल गई। बल्ब की रोशनी में इतने साल पहले देखा गया ताऊ जी, पिताजी और बड़े दादाजी का चेहरा आज तक याद है। जब वह मायके लौटी तो सबने कहा, वापस जाओ। उसने कहा, किसी कीमत पर नहीं। तो क्या वह डर ही था जो मुझे आज तक नहीं बताने देता कि वह विद्रोही अप्सरा पहले ससुराल से मायके भाग आई, फिर मायके से एक दिलदार के साथ चल दी घने अंधेरे में। माँ छुपकर हर वार त्योहार उस मूछ वाले दिलदार का टीका करती हैं, उसे हाथ में नारियल देती हैं और जब उस पर 50 या 100 का मुड़ा तुड़ा नोट रखती हैं, वह मूछ वाला आदमी उस पर से सिर्फ 1 रुपए का सिक्का उठाकर माँ के पैर छू लेता है। पता नहीं क्यों माँ उसके बाद हमेशा रो देती हैं। माँ हमेशा मुझे साथ लेकर जाती थी, ज्यादातर मेरे लिए मांगी गई किसी मनौती को पूरा करने के लिए। मंदिर जाने के नाम पर पुष्पा नाम की उस लड़की से मिलते थे जिसे मैंने अल्हड़ लड़की से मुरझाती बेल और फिर खिलते फूल की तरह देखा था। जब से गांव छूटा बरसों बीत गए, मैंने अपनी उस कुल कलंकनी बुआ को नहीं देखा। निशा सच कहती है, जब तक किसी को खुद ना बताओ बात नहीं फैलती। तभी तो आज तक किसी को पता नहीं चला कि मेरी माँ ने एक लड़की को भगाने में न सिर्फ मदद की बल्कि बाद में उसका समर्थन भी किया। मेरा बचपन खत्म होते तक मैंने उसे देखा और घर में किसी को शक नहीं हुआ। शायद इसलिए कि मैंने माँ से कभी अकेले में भी नहीं पूछा, पुष्पा से तुम्हें इतना प्रेम क्यों है? वह बिना जयकारे वाली बाह के बावजूद हाथ नचा नचा कर बात करती थी, झूमती थी। उसका रंग सांवला नहीं था, लेकिन मूछ वाले आदमी के सामने उसका रंग दबा सा लगता था। वह भी निशा की तरह पेट के नीचे तकिया रखकर कुछ लिखती थी और वह पुर्जा डरपोक लड़की की मुट्ठी में भींच देती थी। उसके पुर्जे की याद कर अभी भी मेरी हथेली पसीज जाती है। मैं इतनी डरपोक निकली कि मैंने माँ से भी कभी नहीं पूछा कि अब हम उस मूछ वाले आदमी को टीका करने क्यों नहीं जाते। मैं शायद सच में डरपोक हूं, वरना फूलवती और निशा से ही पूछ सकती थी कि तुम लोग समाज और उसके नियम के बीच इतनी बार कैसे आवाजाही कर लेते हो। मैं पुष्पा नाम की उस लड़की से भी पूछ सकती थी कि स्कूल तो तुम जरूरत भर गई, फिर ये हिम्मत कहाँ से लाई, क्योंकि मुझे तो यही कहा जाता रहा कि स्कूल नहीं जाओगी तो समझदार कैसे होगी। समझदारी पर धनवती बहुत हंसती है। वह तो मेरे यह पूछने पर कि तुम्हें कैसे समझ आया कि भाग जाना चाहिए, वो भी इतने खतरनाक तरीके से, खूब हंसती है। वह हमेशा हंसती है, इस बात पर भी कि घर में सब सोए रह गए और वह अपनी दोनों देवरानियों के साथ चंपत हो गई। वह हंसते हुए किस्से कहती है, उसकी आंखें फैल जाती हैं और वह उस चुप्पी को अपने ठहाकों से छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देती है जो अक्सर मेरे घर में पसरी रहती है। तुम्हें डर नहीं लगा? पुष्पा हंसती है माँ के इस सवाल पर, धनवती हंसती है मेरे सवाल पर, निशा हंसती है अपने प्रेमी के सवाल पर। भाभी,
डरती तो बताओ ऐसे घूम पाती? वह अपने फूले हुए पेट पर प्यार से हाथ रखती है। मूंछों वाला आदमी कनखियों से देखकर मुस्कुराता है। माँ उसे अपने आगोश में ले लेती है। और मैं हमेशा की तरह डर जाती हूँ। किसी को पता चले तब। डरते ना दीदी, तो अब तक सरग पहुंच जाते। जिंदा रखता वो हमको अभी तक। आप भी ना। जब हम अपनी मझली देवरानी को बोले ना कि चल भाग चलें, तो उसने हमारे पैर पकड़ लिए। बोली, जिज्जी अभी तो चार दीवारी में ही सही, जिंदा तो हैं, बाहर निकले तो टुकड़े हो जाएंगे। फिर हमने छोटी को पूछा, जानती हैं वो क्या बोली? यह उसका किस्सा सुनाने का तरीका है। वह निशा की तरह फटाफट सब बातें नहीं बोल देती, हुंकारा भरवाती है। अगर सवाल ना हो तो जवाब देने का क्या मजा? मुझे कैसे पता चलेगा कि वो क्या बोली? आपने पूछा तो हम बता रहे हैं, वरना आपको कैसे पता चलेगा? हम तो पूछ रहे हैं कि कोई अंदाजा लगा पा रही हो कि नहीं। हम खाली एक शब्द बोले, भागोगी? वो भी है करेजे वाली दीदी। एक ही शब्द बोली। कब? दीदी सच कहें, जब कोई प्लान बनाओ और सामने वाला हामी ही भर देना, तो ताकत दोहरी हो जाती है। तुझे क्या बताऊं कि डर क्यों नहीं लगा। जब पहली बार भागी थी ना अमित के साथ, तो जोश था, उसके प्यार में दीवानापन था। पर जब दूसरी बार भागी ना अमित को छोड़कर, तब रंजन की हिम्मत थी। उसी ने कहा था कि छोड़ दो उसे, जो तुम्हें किसी और के साथ बांट सकता है। मैं हूं ना सिर्फ तुम्हारे लिए। ताकत दोहरी हो जाती है रे, जब किसी का साथ मिले। मैं तो इकहरी ताकत के बारे में ही नहीं सोच पाती, दोहरी तो दूर की कौड़ी है। धनवती तंद्रा तोड़ती है हमेशा। सोचती बहुत हो दीदी। क्या सोचती रहती हो दिन भर? तू कभी चुप बैठती है? ऐसा पूछना एक और बदकही को जन्म देना है, जानती हूं, फिर भी पूछती हूं। पर आज मैंने यह नहीं पूछा उससे। उसने खुद ही बताया, छोटी वाली को बच्चा होने वाला है दीदी। अरे वही टीना। कितने साल बाद तो हम लोगों के जीवन में खुशियां आ रही हैं। मजली ने चिंता में डाल दिया है। वह कहती है कि उसने मेरे पति बसेसर को देखा है इसी शहर में। दीदी, सबसे कमीना वही है। जरूर हमारी निशानी पा गया है और अब हमको खोज रहा है। हमारा कुछ नहीं दीदी, टीना को बचा लो, उसके बच्चे को बचा लो। पर मेरा हमेशा यही तरीका है। पर वर कुछ नहीं दीदी, कसम तुम्हें। दोनों मेरी हिम्मत पर भागी हैं। बसेसर और उसका बाप दोनों मेरे पति थे। मेरी दोनों देवरानियों के भी। उस घर में कोई भी किसी की पत्नी को ठेलकर अपने कमरे में ले जा सकता था। पूरा दिन काम और रात को उनकी सेवा। बस यही जिंदगी रह गई थी हम तीनों की। हम तो चौथी तक पढ़े, लेकिन टीना 12वीं पढ़कर आई थी। फूल सी थी जब आई थी। छोटा उसे मीठी बातों में फुसलाकर ब्याह लाया था। फिर एक दिन हमने कहा कि भाग चलते हैं। कोई जगह नहीं थी दीदी, बस हिम्मत थी। टीना ही बोली, अगर कुछ ना हो पाया तो काशी चलकर गंगा में डूब जाएंगे तीनों। काशी में मोक्ष मिलता है। अगले जन्म में फिर ऐसा दुख नहीं होगा। पर यह सब होगा कैसे, इसकी चिंता थी। हम में से किसी ने घर के बाहर की दुनिया 5 साल से नहीं देखी थी। बाहर की दुनिया कितनी बदल गई है, अंदाजा ही नहीं था। पता है दीदी, जिस दिन प्लान बनाए और तैयार हुए, उसी दिन टीना बोली, 12वीं पास वाला कागज लिए बिना नहीं जाएगी। हम तो समझे अब गए काम से, लेकिन मजली, जिसे हम डरपोक समझते थे, वह निकली असली बहादुर। ससुर के कमरे में चली गई ब्लाउज पेटीकोट में। उसे खूब रिझाया मनाया और चाबी सरका ली बुढ़ाऊ के कमर से। किसी काम से बाहर आई और हमें चाबी पकड़ा दी। बुढ़ाऊ को उलझाए रखा और हमने टीना का कागज निकालने के लिए अलमारी खोली और रुपए की गड्डी और कुछ जेवर भी पल्लू में बांध लिए। पर भागते कैसे? बुढ़ाऊ के तीनों यमराज बेटों के आने का समय हो गया था। मजली ने कहा, जिज्जी, बेटों में भी तो बाप का खून है। आज की रात तीनों को ऐसे खुश कर दें कि वे ऐसी चैन की नींद सोए जैसे कभी सोए नहीं थे।
हम तीनों ने अपनी नफरत को अपने कपड़ों की पोटली में बांधा और प्यार का दरिया खोल दिया। पहली बार तीनों एक साथ कमरे में चले आए, वरना कोई एक हमेशा पहरे पर रहता था। बुढ़ाऊ तृप्त होकर बहुत पहले सो गया था। हमने उस दिन अपनी सीमा से बाहर जाकर प्रेम किया और प्रेम ने हमें आजादी की राह दिखा दी। बहुत देर तक कमरे में शांति रही। धनवती की चूड़ियों की आवाज रह रहकर आ रही थी। उसने एक बार फिर अपनी पोटली की गांठ को कसकर परखा। तो फिर मैं कल आऊं टीना को लेकर? उसने आश्वस्ति चाही। हम दोनों तो कहीं भी रह लेंगी, पर टीना को रख लो, उसके बच्चा होने वाला है। अभी वो जिसके साथ रह रही है ना दीदी, उससे शादी नहीं की, पर वो है अच्छा आदमी। जल्दी कोई सुरक्षित ठिकाना खोज लेगा तो ले जाएगा टीना को यहाँ से। बस कुछ दिन की बात है दीदी। अभी कुछ ही दिन तो हुए हैं जब निशा ने मुझसे ऐसा ही कुछ कहा था। बस कुछ दिन की ही बात है। अमित मुझे पागलों की तरह खोज रहा है। कुछ दिन तेरे यहाँ रह लूं, फिर हम दोनों किसी नए शहर में चले जाएंगे। अभी कुछ ही साल तो गुजरे हैं जब पुष्पा नाम की लड़की ने माँ से कहा था। बस कुछ दिन की बात है भाभी, कहीं आसरा मिल जाए तो मैं और ये कहीं और चले जाएंगे। रात के सन्नाटे में मुझे वो लड़की बहुत याद आई। मन हुआ जोर से पुकारूं, बुआ बुआ। मुझे अपनी डरपोक माँ भी याद आई, जिसने उसे रास्ता सुझाया था कि कहाँ उसे कुछ दिन सुरक्षित रहने का ठिकाना मिल सकता है। शायद बुआ वहां रही भी थी। आज मुझे लग रहा था माँ डरपोक तो नहीं है, वह मुझसे ज्यादा अच्छे तरीके से सोच सकती हैं। सुबह 7 बजे घंटी बजी तो मैं समझ गई धनवती है। वो अपनी टीना और मझली के साथ खड़ी थी। उसकी निगाह में सवाल था, इसे छोड़ूं या सामान ले जाऊं? मैंने दरवाजा पूरा खोल दिया। वह समझ नहीं पाई। जान का खतरा तो तुम तीनों को है ना? मैंने जैसे खुद से बोला। चारों को, उसने दुरुस्त किया, इस बच्चे के बाप को भी। पर अभी तो उसे कोई पहचानता नहीं है ना। कुछ दिन तुम तीनों को यहीं रहना चाहिए, एक साथ। पर दीदी, कोई बात नहीं, टीना के साथ तुम दोनों रहोगी तो उसे हौसला रहेगा। फिर सोचते हैं कि तुम लोग कहाँ रह सकती हो। मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। पर किसी को पता तो नहीं चलेगा ना दीदी? जब तक कोई विश्वासघात न करे, किसी को कुछ पता नहीं चलता धनवती। वो तीनों अंदर चली आईं। जब वे अंदर आईं तो देह भले ही 3 थी, पर वे आत्मा से एक ही थी। रात को ही मैंने निशा को भी फोन कर दिया था। वह भी कुछ देर में आती होगी। अब मुझे किसी भी हालत में पुष्पा बुआ को खोजना है। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।